लग्जरी ऑटोमोबाइल की दुनिया में इस वर्ड पर सिर्फ जर्मन, ब्रिटिशर्स और इटालियंस का राज है। मर्सिडीज, BMW और रोल्स रॉयस ये वो गाड़ियां हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ लग्जरी कार्स के लिए जानी जाती हैं। लेकिन एक सवाल है, इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो मार्केट है। हम हर साल लाखों गाड़ियां बनाते हैं। हमारे पास टाटा और महिंद्रा जैसे बड़ी कंपनीज हैं, लेकिन फिर भी इनमें से एक भी ऐसी इंडियन ब्रांड नहीं है जिसे हम ग्लोबल लग्जरी ब्रांड कह सकें। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो मार्केट होने के बावजूद इंडिया का आज तक एक भी खुद का लग्जरी कार ब्रांड नहीं है। और सिर्फ ब्रांड ही नहीं, कोई फॉरेन लग्जरी कार कंपनी अपनी गाड़ियां इंडिया में मैन्युफैक्चर तक नहीं करती। तो ऐसा आखिर क्यों है? क्यों आज तक इंडिया खुद की एक भी लग्जरी कार नहीं बना पाया है? और क्यों आज भी इंडिया की सड़कों पर ज़्यादातर सिर्फ अफोर्डेबल कार्स ही दिखती हैं? तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर्स देख लेते हैं ताकि पिक्चर क्लियर हो। इंडिया में लग्जरी कार्स का पेनिट्रेशन अभी सिर्फ 1 से 1.5% के बीच है। मतलब हर 100 कारों में से सिर्फ 1 से 2 लग्जरी कारें होती हैं। लेकिन मोटर इंटेलिजेंस की स्टडी बताती है कि इंडिया का लग्जरी कार मार्केट, जो अभी $1.32 बिलियन का है, वो अगले 5 सालों में 6.5% के ग्रोथ के साथ $1.82 बिलियन तक पहुंच सकता है। और 2025 की बात करें तो सारे लग्जरी कार ब्रांड जबरदस्त ग्रो कर रहे हैं। BMW और मर्सिडीज की कार्स सालाना 4% की ग्रोथ रेट से ग्रो कर रही हैं। ऑडी ने भी 2024 के मुकाबले 2025 में 15% ज़्यादा कार बेची हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि JLR 40% से ज़्यादा की ग्रोथ रेट हासिल करने में कामयाब रहा है। मतलब डिमांड तो है, मार्केट भी है और पैसा भी है। बस कमी है तो एक इंडियन लग्जरी कार ब्रांड की, जो इस कार की मार्केट में अपना हिस्सा ले सके। और यहाँ बात थोड़ी और कड़वी हो जाती है जब हम यह देखते हैं कि हमारे बड़े मार्केट ब्रांड जैसे टाटा और महिंद्रा भी 100% इंडियन कार नहीं बना पा रहे हैं। टाटा और महिंद्रा भी पूरी तरह इंडियन नहीं हैं। यह सुनकर थोड़ा सा शौक लगेगा, लेकिन यह सच है। महिंद्रा की बात करें तो इनकी फ्यूचरिस्टिक दिखने वाली गाड़ियों की डिज़ाइन या तो UK बेस्ड स्टूडियो में डिज़ाइन होती हैं या तो इटालियन हाउस पिनिनफरीना में। इनकी कार्स में लंबे वक्त तक एक फ्रेंच कंपनी प्यूजो के इंजन डालकर बेचे गए, लेकिन फिर इन्होंने अपना डीजल इंजन बनाया, लेकिन वो भी ऑस्ट्रियन कंपनी AVL के साथ डेवलप किया गया। और अब इलेक्ट्रिक कार्स में बैटरी के लिए इंडियन कार चाइना की BYD कंपनी पर निर्भर हैं। टाटा का केस तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इनको ऑटोमोबाइल बिजनेस में आए हुए दशकों हो गए हैं, लेकिन आज भी इनके कार्स के मॉडल जैसे हैरियर और सफारी में फिएट से उधार लिया गया 2 लीटर डीजल इंजन लगाया जा रहा है। EVs में भी बैटरी के लिए हम चाइना पर निर्भर हैं। और यहाँ तक कि हैवी ड्यूटी ट्रक्स में भी हम अमेरिकन कंपनी कमिंस के इंजन यूज़ कर रहे हैं। तो जब हमारे सबसे बड़े मार्केट प्लेयर का यह हाल है, तो लग्जरी कार्स बनाना तो बहुत ही दूर की बात हो जाती है। पर आखिर ऐसा क्यों है? इसके पीछे 4 बड़े रीज़न हैं। एक मॉडर्न कार में लगभग 30 से 40 हज़ार छोटे बड़े पार्ट्स होते हैं और एक लग्जरी कार में यही आंकड़ा 70,000 से 90,000 तक जाता है। यह पार्ट्स कोई भी कार कंपनी खुद नहीं बनाती। ये सब OEM यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से आते हैं। और लग्जरी कार्स के लिए इन पार्ट्स की क्वालिटी, सर्टिफिकेशंस और प्रिसीजन का स्टैंडर्ड बेहद ऊंचा होता है। इंडिया का लोकल सप्लायर नेटवर्क अभी इस लेवल के लिए बहुत ही छोटा है। इसे एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। टाटा का प्लान इंडिया में एक लग्जरी EV अविन्या लॉन्च करने का था। प्लान यह था कि इसे JLR के इलेक्ट्रीफाइड मॉड्यूलर आर्किटेक्चर पर बिल्ड किया जाए और इसके लिए JLR के सप्लायर्स यूज किए जाएं। और इस वजह से तमिलनाडु के नए प्लान में JLR को 70,000 लग्जरी EVs और टाटा को 25,000 अविन्या यूनिट सालाना बनानी थी। लेकिन JLR ने यह कहकर मना कर दिया कि लोकल EV कंपोनेंट उनके स्टैंडर्ड क्वालिटी और प्राइसिंग पर खरे नहीं उतर रहे। महीनों तक मीटिंग्स और डिस्कशन चली, लेकिन बात नहीं बनी। और इस केस ने यह साबित कर दिया कि जब तक इंडिया में लग्जरी ग्रेड कंपोनेंट लोकली नहीं बनेंगे, तब तक यहाँ लग्जरी कार की मैन्युफैक्चरिंग होना लगभग इम्पॉसिबल है। और बात तो यहाँ तक है कि 2010 से पहले इंडिया में सेफ कार बनाने के लिए हाई स्ट्रेंथ स्टील भी नहीं मिलती थी। जब वॉक्सवैगन इंडिया में पोलो का लोकलाइजेशन कर रही थी, तो उसे बेसिक कार के लिए भी स्टील इंपोर्ट करनी पड़ती थी। आज को समझना है तो थोड़ा पीछे जाना होगा। जब पूरी दुनिया 1970s और 80s में टर्बोचार्जर्स, लेदर इंटीरियर और इंजीनियरिंग इनोवेशन में एक्सपेरिमेंट कर रही थी, तब इंडिया की ऑटो इंडस्ट्री लाइसेंसिंग राज में फंसी हुई थी। इंडिया में गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि कोई कंपनी कितनी गाड़ियां बनाएगी। हाई इंपोर्ट ड्यूटीज की वजह से फॉरेन कंपटीशन बिल्कुल नहीं था। और एक डेवलपिंग इकॉनमी में कार लग्जरी नहीं, सिर्फ एक से दूसरी जगह जाने का साधन मात्र थी।
यहाँ पर यह सोच बन गई थी कि आखिर गाड़ी कितना माइलेज देती है। जब 1991 में इकॉनमी खुली तब तक इंडियन मैन्युफैक्चरर R&D में दशकों पीछे हो चुके थे। टू व्हीलर सेगमेंट में फर्क सिर्फ यह था कि सरकार ने 80s में फॉरेन टू व्हीलर कंपनीज को इंडिया में आने की परमिशन दे दी थी, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन भी रखी थी कि अगर किसी भी कंपनी को इंडिया में अपनी गाड़ियां बेचना है तो उन्हें किसी इंडियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप में आना होगा। इसीलिए हमने TVS, सुजुकी, कावासाकी और हीरो होंडा को यहाँ पर ग्रो करते हुए देखा है। इन जापानीज कंपनीज के साथ काम करते करते इंडियन टू व्हीलर कंपनीज ने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्वालिटी कंट्रोल और कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी सब कुछ इनसे सीख लिया, और इस वजह से आज TVS उल्टा BMW के लिए बाइक बना रही है, बजाज KTM के लिए और रॉयल एनफील्ड की वेस्टर्न मार्केट में जबरदस्त ब्रांड इमेज है। लेकिन फोर व्हीलर सेगमेंट में ऐसा नहीं हुआ। 1991 के बाद जब फॉरेन कार ब्रांड इंडिया आए तब किसी इंडियन कंपनी से टाई अप की कोई पाबंदी नहीं थी। Hyundai, वॉक्सवैगन, मर्सिडीज, BMW सब इंडिपेंडेंटली आ गए। जरा इमेजिन करो कि 50 साल पहले अगर कोई रूल होता कि मर्सिडीज महिंद्रा के साथ काम करे, JLR टाटा के साथ काम करे, तो शायद आज हमारे पास भी एक लग्जरी कार ब्रांड होता। अब आती है दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, टैक्स स्ट्रक्चर। इंडिया में लग्जरी कार्स पर 50% से लेकर 100% तक ड्यूटी और टैक्स लग सकता है। यहाँ पर एक नया लग्जरी प्लेटफॉर्म बनाने के लिए भी हजारों करोड़ों का R&D चाहिए होगा। इन टैक्सेस की वजह से इंडिया में लग्जरी कार मार्केट टोटल सेल्स का 2% भी नहीं है। इस वजह से इतने छोटे ऑडियंस के लिए कोई भी इंडियन कंपनी आखिर इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगी। यह मत सोचो कि इंडिया ने कोशिश नहीं की। 1985 में स्टैंडर्ड मोटर ने स्टैंडर्ड 2000 लॉन्च किया था, लेकिन हुड के नीचे वही पुराना कमजोर इंजन लगा था। लग्जरी बॉडी, ट्रैक्टर का दिल, रिजल्ट यह पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। फिर आई DC अवंती, इंडिया की पहली सुपर कार। इसका लुक काफी अच्छा था, लेकिन पैनल गैप्स, एवरेज इंटीरियर मटेरियल और सेफ्टी की कमी के कारण यह यूरोपियन ब्रांड के सामने टिक नहीं पाई। अब बात करते हैं एक मास्टर स्ट्रोक की। नया ब्रांड बनाने के बजाय टाटा मोटर्स ने 2008 में जैगवार और लैंड रोवर को खरीद लिया। 30 साल लगाकर प्रेस्टीज बिल्ड करने के बजाय उन्होंने ब्रिटेन की हेरिटेज ही खरीद ली, और उसी वजह से JLR की इंजीनियरिंग टाटा की हैरियर और सफारी में यूज हो रही है। लेकिन यह भी एक कड़वा सच है, जिस JLR को एक इंडियन ब्रांड ओन करता है उसकी डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग आज भी अंग्रेजों की जमीन पर ही होती है। हम उसे बस इंडिया में असेंबल कर पा रहे हैं। तो क्या इंडिया कभी एक ग्लोबल लग्जरी कार ब्रांड बना पाएगा? इंडिया टैलेंट की कमी की वजह से फेल नहीं हुआ। हम बस 20th सेंचुरी के इकोनॉमिक कंडीशंस, रॉन्ग पॉलिसीज और टैक्स स्ट्रक्चर की वजह से पीछे रह गए, जिन्होंने लग्जरी को कभी पनपने ही नहीं दिया। लेकिन अब गेम बदल रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के आने से जर्मन ब्रांड का हेरिटेज इंजन वाला एडवांटेज अब कम हो रहा है। प्रवैग जैसे स्टार्टअप और महिंद्रा की बॉर्न इलेक्ट्रिक सीरीज टेक्नोलॉजी के दम पर इंडियन लग्जरी को रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया ने शायद लग्जरी V12 इंजन का दौर मिस कर दिया हो, लेकिन लग्जरी EVs का दौर अभी शुरू ही हुआ है। और इस बार अगर सप्लायर इकोसिस्टम बना, पॉलिसी सही रही और ब्रांड परसेप्शन बदला, तो कोई रीजन नहीं है कि इंडिया का अपना खुद का एक लग्जरी कार ब्रांड ना हो। तो यह था पूरा एनालिसिस। सप्लायर इकोसिस्टम की कमी, लाइसेंसिंग राज के खोए हुए दशक, टैक्स स्ट्रक्चर की मार, ब्रांड इमेज का ट्रैप और पॉलिसी लेवल की मिस्टेक, ये सब ने मिलकर इंडिया को ऐसी सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया था जहां हम मिसाइल तो बना सकते थे, लेकिन एक लग्जरी कार नहीं। अब आप बताइए, क्या आप एक इंडियन लग्जरी कार खरीदना पसंद करेंगे अगर उसकी प्राइस BMW के बराबर हो? और मेरे एनालिसिस में कौन सी चीज़ मिस हो गई, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।